हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन क्लास में जहां हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्लास 10th में क्या देखा? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्मों को अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया। देखा उसके कितने कंडीशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को। जैसे हमने कि देखा यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसमें हमारा जो आलेख होगा वो किस तरह होगा, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर होता है तो उसमें क्या कंडीशन होता है, और यदि नो सॉल्यूशन होता है तो उसमें क्या कंडीशन होता है। और कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस बना के देखा था कि किस तरह से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब x और y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज फिर कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे कि और भी कितने अलग अलग तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व 3/x - 1/y + 9 = 0। ये क्या है, हमारा इक्वेशन है। और दूसरा 2/x + 3/y = 5। अब देखो बच्चों, यहां पे सबसे पहले हमें क्या देना है कि ये जो इक्वेशन है किस फॉर्म में है। पहले हमें जो लीनियर इक्वेशन का जो रूप होता है क्या होता है, a1x + b1y, a1x + b1y + c1 = 0। इस रूप में हमें पहले लाना होगा। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट को, जो अचर है उसको हम इधर भी रहने दे सकते हैं। तो या तो इधर रख दो या इधर ले दो। तो देखो जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, देखो 3/x - 1/y = -9 कर दो। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? फिर देखो इसको चेक करो, ये भी उसी रूप में है, a1x + b1y + c1। तो c1 इधर कांस्टेंट जो है हमारा इक्वल टू के उधर है, तो कोई बात नहीं, उधर ही रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2/x + 3/y = 5। अब देखो ये हो गया दोनों एक जैसे। अब यहां पे ध्यान देना है, अगर इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो देखो दोनों में क्या है, 1/x और 1/y हमारा क्या है, दोनों में है, दोनों इक्वेशन में। तो इस कंडीशन में अगर क्वेश्चन हमारा इस तरह से दिया रहेगा तो हम क्या करते हैं, 1/x और 1/y को कुछ मान लेते हैं, जैसे u या v मान लो, p या q मान लो। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। चाहे तो हम बिना माने हुए भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मानने से क्या होता है, हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखो मानते हैं हम इसे किस तरह से लिखेंगे, माना लेट 1/x = u एंड 1/y = v। यहां तक कोई दिक्कत? हमने क्या किया, इसे मान लिया। अब देखो जो इक्वेशन हमारा होगा किस रूप में आ जाएगा, 3u - 1/y को हमने क्या माना, v। तो 3u - v = -9। यहां तो कोई दिक्कत? हमने क्या किया, 1/x को u मान लिया और 1/y को v मान लिया, तो 3u - v = -9। आ रहा समझ में? चलो आगे देखते हैं। 2/x है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/x। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2u, फिर देखो प्लस 3 × 1/y, तो ये 3y क्या हो जाएगा, 3v प्लस 3v। हमने क्या किया, 3/y को 3 × 1/y लिखा और 1/y को हमने क्या माना है, v माना है। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, 3v। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो इसके बाद बराबर 5 है तो हम 5 लिख देंगे। अब इसे क्या करेंगे, हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं और ये हो गया इक्वेशन 4। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? हमने क्या किया, जो इक्वेशन था पहले उसे हम स्टैंडर्ड रूप में ले आए, फिर जब स्टैंडर्ड रूप में आ गया तो हम 1/x और 1/y को u और v मान लिए, ताकि हमारा कैलकुलेशन जो होगा वो थोड़ा सिंपल हो जाए और आसानी से हम उसका हल निकाल सकें। तो अब देखो, अब यहां पे देखो 3u - v, 2u + 3v। अब देखो अगर यहां 3 है तो अगर यहां भी 3 हो जाता तो ये आसानी से कट जाएगा।
हम किस मेथड्स की बात कर रहे हैं? इलिमिनेशन मेथड, लुप्तीकरण विधि। उसमें हमने क्या बोला था कि या तो हम x को या फिर y को हम क्या करते हैं, इलिमिनेट कर देते हैं। इलिमिनेट करने का मतलब क्या हुआ, उसे किसी तरह से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और उसके लिए मैंने क्या प्रोसेस बताया था आप लोगों को कल, कि जब हमें इलिमिनेट करना होता है तो अगर x को इलिमिनेट करना हो दोनों इक्वेशन में से, तो x का गुणांक जो होगा, जो x का कोएफिशिएंट होता है, हम क्या करते हैं, उसे बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां 3u माइनस भी और यहां 3b है, ठीक है। तो यहां 3 ऑलरेडी है, अगर इसमें हम 3 से गुना कर दे तो ये भी 3b हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड में 3 से गुना कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 को 3 से गुना करने पे क्या प्राप्त होगा हमें, देखो क्या होता है बच्चों, यहां से 3u 3 3 जा 9u माइनस 3v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 9 3 जा माइनस 27। ये आ गया हमारा इक्वेशन। और जो नीचे वाला था वो तो ऐसे ही रहेगा, 2u प्लस 3v बराबर 5। यहां तक कोई दिक्कत? हमने क्या किया, इसके v को गुणा, हमने v को इलिमिनेट करना चाहा, तो इसके लिए क्या किया हमने, तीसरे समीकरण में, थर्ड इक्वेशन में हमने क्या किया, 3 से गुना कर दिया। क्यों? ताकि v का जो गुणांक है, v का जो कोएफिशिएंट है, वो इक्वल हो जाए। अब जब ये इक्वल हो गया तो देखो, अब सिंपली अगर इसे ऐड कर दें, इसे मान लो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6, तो 5 और 6 को जब हम ऐड करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, देखो ये कट जाएगा। क्यों? सेम सेम है, 3v और माइनस प्लस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए कैंसिल हो गया। और देखो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11u। तो 11u बराबर, यहां देखो लिखो हम लोग, 11u बराबर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 27 प्लस 5 क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 27 में से 5 गया तो 22 होगा, और साइन क्या लगेगा, बड़ा संख्या वाला, माइनस 22। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग माइनस 22। कोई दिक्कत? माइनस 22 हो जाएगा। अब देखो u बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 22 बटे 11, तो 11 2 जा 22, यानी u बराबर आ गया हमारा माइनस 1। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा समझ में? हमने क्या किया, u का मान माइनस 1 निकाल लिया। अब देखो जब u माइनस 1 आ गया है, तो अब u का वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इसमें पुट करते हैं तीसरे इक्वेशन में। u का मान अगर पुट कर देंगे तो v निकाल सकते हैं। तो देखो अब क्या करेंगे, पुट u इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन थर्ड। तीसरे समीकरण में हम क्या करेंगे, u का मान रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3u, तो 3 इंटू -2 माइनस भी बराबर क्या है, -9। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें u का मान ज्ञात है, हमने u का मान ऑलरेडी निकाल लिया है, और इसी u का मान अब हम क्या करेंगे, तीसरे समीकरण में रखेंगे। तो इससे क्या होगा, v का मान निकलेगा। तो चलो अब देखो 3 2 जा क्या हो जाएगा, -6 माइनस b बराबर -9। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो -6 जब उधर जाएगा तो -6 प्लस 9 बराबर v, तो 9 में से 6 गया 3, यानी v बराबर क्या आ गया बच्चों, 3। तो देखो u आ गया -1 और v आ गया 3। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो मैं थोड़ा सा इसे रब करता हूं। देखो जब u का मान -1 आ गया और v का मान 3 आ गया, तो हमने क्या माना है, 1/x को u और 1/y को v माना हमने। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो, अब जब u बराबर -1 आ गया है, u बराबर -1, ठीक है, तो u हमने क्या माना था, 1/x, तो 1/x बराबर क्या हो गया, -1, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत? अब देखो जब 1/x बराबर -1 आ गया, तो x जब इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -1 ही रह जाएगा, -1/1 करेंगे तो -1 ही होगा, यानी कि x बराबर क्या हो गया, -1।
अच्छा, अब v बराबर यहां 3 आया, तो v बराबर 3, और v हमने क्या माना था, 1/y को माना था, तो हम क्या लिखेंगे 1/y इज इक्वल्स टू 3, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3। यहां तक कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, x और y का मान ज्ञात कर लिया। तो देखो क्वेश्चंस अलग अलग वेराइटीज के रहते हैं, तो हमें उसमें क्या करना है, पहले समझना है। पहले किसी भी इक्वेशन को, किसी भी समीकरण को हम उसके मानक रूप में लिखेंगे, स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से हम उसे सरल कर सकते हैं। ठीक है, जब सिंपल वे में जब इक्वेशन आ जाएगा तो हम आसानी से उसे हम क्या करेंगे, जैसे 1/x था 1/y हो, या 1/x + 1 1/y - 1 इस रूप में रहेगा, तो उसको हम कुछ मान लेंगे पहले, और फिर उसको हम जिस तरह से एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, यानी लुप्तीकरण विधि, उस तरह से हम लगाते चलेंगे, हमारा आराम से आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन करके। देखो बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, 5/x + y - 2/x - y इज इक्वल टू -1। देखो क्वेश्चन ठीक उसी तरह है, लेकिन क्या है, यहां पे भी x + y है और यहां पे भी x - y है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि मानेंगे लेट 1/x + y इज इक्वल्स टू u एंड 1/x - y इज इक्वल्स टू क्या मान लेंगे v। यहां तक कोई दिक्कत? मैंने क्या बताया कि जब भी हमारा इस तरह से इक्वेशन रहेगा कि नंबर है ऊपर में या बटे में, वेरिएबल अगर होगा यानी जो चर होगा वो अगर बटे में है, नीचे डिनोमिनेटर के रूप में है, तो हम क्या करेंगे, उसे u और v करके मान लेंगे। अब ये जरूरी नहीं कि मैं अगर u भी मान रहा हूं तो आप भी u और v ही मानो। यहां पे हम इसको p भी मान सकते हैं, इसको q मान सकते हैं, r मान सकते हैं, s मान सकते हैं, कुछ भी मान लो, ठीक है, a b भी मान सकते हैं, मतलब जो आपको अच्छा लगे वेरिएबल आप उसे मान सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो जब हमने 1/x + y को u मान लिया और 1/x - y को v मान लिया, तो अब हमारा इक्वेशन जो है वो किस रूप में हो जाएगा, देखो 5/x + y था, तो हम क्या हो जाएगा, अब ये 5u - 2v, 5u - 2v बराबर क्या हो गया बच्चों, -1। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? चलो दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो 15u - 7v इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब आगे क्या होगा, यदि हम u को इलिमिनेट करना चाहेंगे, हम क्या करेंगे, u को देखो इलिमिनेट करना चाहेंगे तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि नीचे 15 है और ऊपर में 5 है। तो देखो अगर 5 में 3 से गुना कर देंगे तो 15 हो जाएगा, है कि नहीं? तो जब मेरा आसानी से जो हो रहा होगा तो हम उसी को करेंगे। तो पहला इक्वेशन में क्या है बच्चों कि अगर हम 5 में 3 से गुना कर देंगे तो 15 हो जाएगा, और नीचे भी 15 है। तो इसका मतलब ये हुआ सर यहां पे कि u का जो गुणांक है वो दोनों में क्या है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और पहले इक्वेशन में यानी पहले समीकरण में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले समीकरण में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, देखो 5 तिया 15 यानी कि 15u, 3 दूनी 6 मतलब 6v बराबर -3। कोई दिक्कत? 15u - 6v बराबर -3 हो गया। अब देखो नीचे में तो मल्टीप्लाई नहीं करना है ना हमें, तो नीचे उसी तरह रहने देंगे। 15u - 7v बराबर 10। अब एक चीज देखो यहां पे बच्चों, क्या दोनों सेम है, तो मान दोनों का सेम है 15-15, साइन भी दोनों का सेम है, तो अगर हम जोड़ेंगे तो क्या ये कैंसिल होगा, नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और माइनस के लिए क्या होता है, हम साइन यहां चेंज करेंगे, माइनस, यहां माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा,
और ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये तो कट गया, इक्वल मान है, वैल्यू इक्वल है, साइन अपोजिट हो गया तो कट गया, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यहां देखो क्या हो जाएगा, -6 + 7v, -6 + 7v क्या हो जाएगा, प्लस v, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। मैंने बताया था कि अगर अलग अलग साइन होगा तो उसका क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। तो 7 में से 6 माइनस, और साइन किसका देंगे, बड़ी संख्या वाला। तो बड़ा संख्या कौन है, 6 या 7, 7 है तो 7 का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, भी बराबर, अब यहां देखो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। मैंने बताया था अगर सेम साइन होगा तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं संख्याओं को। तो 10 और 3 13, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़ा संख्या, तो बड़ा कौन है, 10, 10 के आगे माइनस है तो -13, यानी कि भी बराबर आ गया हमारा -13। यहां तक कोई दिक्कत। तो भी बराबर जब -13 आ गया तो हम u निकालेंगे। तो देखो पुट भी बराबर -13 इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जरूरी नहीं कि इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में भी डाल सकते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन 1 में डालो, इक्वेशन 2 में डालो, हम भी का वैल्यू पुट करेंगे और हमारा u आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 5u -2v, -2 इंटू v की जब क्या डालेंगे, -13 इज इक्वल्स टू -1 है हमारा। अब देखो, अब क्या यहां पे होगा, 5u माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। तो 13 2 जा 26 इज इक्वल्स टू -1, यानी 5u, ये 26 जब उधर जाएगा, नंबर्स को एक तरफ करेंगे तो प्लस इधर है तो उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस। तो -1 -26 क्या हो जाएगा बच्चों, 5u इज इक्वल्स टू -27, यानी u बराबर क्या हो जाएगा, -27/5। ये आ गया हमारा u का वैल्यू। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा समझ में। हमने क्या किया, -3 था, -10 था, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 10 और 3 13 हो गया, और 13 जब हो गया तो v बराबर -13 हमने निकाल दिया। और जब v -13 आ गया तो इस v की वैल्यू हमने क्या किया, इसमें पुट कर दिया, यानी 5u - 2v बराबर -1। तो इसमें क्या किया हम, u बराबर, यहां इसे क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद जब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया, u बराबर -27/5। यहां तक कोई दिक्कत। चलो अब आगे देखते हैं। u बराबर आ गया हमारा -27/5 और v बराबर क्या आ गया, -13। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, x और y की मान। तो देखो u हमने क्या माना था, 1/x + y इज इक्वल्स टू -27/5। यहां तक कोई दिक्कत। और भी क्या माना था हमने, 1/x - y इज इक्वल्स टू -13। इसको -13/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, देखो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इज इक्वल्स टू -27 इंटू x + y, यानी कि 5 इज इक्वल्स टू -27x -27y। जब सबको इधर लेके आओ, इसको उधर चले जाओ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 27x + 27y इज इक्वल्स टू -5, यानी कि x + y। देखो इसे हम यहीं पे कर सकते थे कि x + y को यही रहने दो, तो देखो क्या हो जाएगा, x + y यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग बच्चों। ये -27 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5/27। यहां तक समझ में आ रहा है। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 3। ठीक है, अच्छा अब यहां देखो x - y क्या हो जाएगा, x - y इज इक्वल्स टू -1/13। ये हो गया हमारा x - y, और इसे क्या मान लेंगे हम बच्चों, इक्वेशन 4।
आ रहा समझ में? तो ये हो गया इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब देखो यहां x प्लस वाई बराबर -5/27 हो गया और x माइनस वाई क्या हो गया, -1/13। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे? तो देखो अब सिंपल है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -5/27 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1/13। दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2x इज इक्वल्स टू, जब इसको ऐड करेंगे क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5/27 और -1/13। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहां से 2x इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे 27 इंटू 13, तो क्या हो जाएगा 13 5 जा -65 और जब 13 से डिवाइड करेंगे 27 बार में तो -27, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू -65 और -27 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 7 5 12 का 2, हाथ में 1 और 6 2 8 1 9, -92 अपॉन 27 इंटू 13। और देखो x बराबर क्या हो जाएगा, -92 अपॉन 27 इंटू 13 इंटू 2। अब देखो अगर ये कट रहा है तो काटेंगे हम, किससे कट रहा है, देखो 3 9 जा 27, सॉरी इससे नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये तो यहां पे क्या हो जाएगा 27, तो 2 से कटेगा कितने बार में, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, -46, यानी x का वैल्यू आ जाएगा जो हम यहां सॉल्व करेंगे -46 अपॉन 13 इंटू 27। ठीक है, और अब इससे x का वैल्यू पुट करके हम y निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे, देखो किसी में पुट कर दो, पुट x इज इक्वल्स टू इतना -46 अपॉन 13 इंटू 27, तो इससे हम क्या करेंगे, y निकाल लेंगे, x माइनस वाई बराबर -1/13 में जब x का वैल्यू डालेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, y निकल जाएगा आसानी से, तो इसे आप आराम से निकाल सकते हो y। आ रहा समझ में? तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जब दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारा x और y आसानी से निकल जाता है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। चलो अब आगे देखते हैं, इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे, 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913 और 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। अब यहां क्या करेंगे, देखो याद करो कल हमने इस तरह क्वेश्चन बच्चों हमने करवाया था जिसमें गुणांकों की अदला बदली हो, यानी जो x का गुणांक है वो y में चला गया और जो y का गुणांक है वो x में आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जब भी कोएफिशिएंट्स यानी गुणांकों की अदला बदली की हुई होगी तो दोनों को पहले ऐड कर दो। तो हमने क्या किया, मान लिया इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दो इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होता है, तो देखो ऐड करो, 7 और 1 8x, 3 और 1 4, 2 1 3, इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, 348x प्लस, अब फिर इस तरह से y को भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 1 8, 3 और 1 4 और 2 1 3, 348y इज इक्वल्स टू 7 और 3 10 का 0, हाथ में 1 1 1 2 2 4 और 9 8 17, यानी 1740। ये क्या हो गया हमारा बच्चों, इस तरह से हम ऐड कर दिए दोनों इक्वेशन को। अब देखो 348 दोनों में कॉमन है तो हम क्या करेंगे, 348 को बाहर निकाल लेंगे,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740, यानी कि x प्लस वाई जो होगा वो क्या होगा 1740 अपॉन 348। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखो, सबसे पहले 2 से काटो, 17 2 जा 34, 2 4 जा 8, फिर इसको काटो, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 0। अब देखो क्या और ये कट रहा है तो 2 से कटेगा, 2 8 जा 16। कभी भी डायरेक्ट बड़ी संख्या से मत काटा करो, बड़ी संख्या से काटने से क्या होता है कभी हम गड़बड़ी कर सकते हैं, तो इसलिए छोटी संख्या से काटना तो थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन सही होगा बिल्कुल, ठीक है। तो 2 8 जा 16, 7 जगह 1 और 2 7 जा 14, यहां देखो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब 87 से काटेंगे कितने बार में कटेगा, देखो तो अगर 5 टाइम्स में काटेंगे इसको तो ये पूरी तरह से कट जाता है, यानी कि x प्लस वाई क्या हो गया हमारा 5, ये आ गया x प्लस वाई 5, इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या बोला था कि दोनों को हम क्या करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। जब भी कोएफिशिएंट्स का गुणांकों का अदला बदली किया रहेगा तो हमें सबसे पहले क्या करना है, दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों को हम घटाएंगे। तो देखो सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2, मतलब एक में से दो को घटाने पे क्या मिलेगा, हमें क्या मिलता देखो, अब दोनों को माइनस करो, 7 में से 1 गया 6, 11 में से 3 गया 8, यानी 86x। अब यहां देखो माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 11 में से 7 गया 4, और यहां से गया 8, 86y इज इक्वल्स टू, अब यहां माइनस करो कितना होता है, देखो 13 में से 7 गया 6 और यहां बच गया 10, 10 में से 2 गया 8, यहां भी 86 आ गया, देखो तीनों तरफ 86 है तो इसमें 86 जब कॉमन लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस वाई बचेगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 86, यानी कि x माइनस वाई क्या हो गया हमारा 86 अपॉन 86, कट के क्या हो जाएगा 1, यानी x माइनस वाई बराबर 1 है। ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन 4। अब देखो जब इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये हो गया इक्वेशन 4 और ये हो गया इक्वेशन थर्ड। तो जब तीसरे और चौथे समीकरण को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया 2x इज इक्वल्स टू 6, यानी x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। इससे क्या हमें प्राप्त होगा, x बराबर 3, कोई दिक्कत। और जब x निकल गया तो हम x का मान पुट करके y निकाल सकते हैं। तो देखो अब इसमें पुट कर दो, पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो क्या हो जाएगा y बराबर 2। इस तरह से हमने क्या किया, x और y का मान निकाल लिया। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा जहां पे गुणांकों की अदला बदली की गई हो x और y के बीच में, तो हम क्या करेंगे, उसमें दोनों को सबसे पहले ऐड करते हैं, फिर उन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद जो हमारा नया इक्वेशन आता है उस दोनों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके x और y का मान निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा √2x माइनस √3। अब देखो यहां रूट में आ गया। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, कल डेसिमल का क्वेश्चन देखा था, फ्रैक्शन का देखा, जनरल नंबर का देखा, और आज अब रूट में देखो, रूट में अगर क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाएंगे रूट का क्वेश्चन। तो कोई नहीं, उसी तरह करना है, रूट में रहे चाहे डेसिमल में रहे चाहे फ्रैक्शन में रहे, क्वेश्चन किसी भी रूप में रहे, तरीका हमारा वही रहेगा। आ रहा समझ में? चलो अब देखो यहां पे √2x है, यहां √5x है, √3y √2y,
तो हम एक काम करते हैं, या तो x को डिलीट कर दो या y को, क्योंकि इलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, किसी x को या फिर y को हम इलिमिनेट करते हैं, लुप्त करते हैं। तो मान लो हमने यहां से क्या किया, y को हटाना चाहा, तो क्या होगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और इक्वेशन 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से, और इसमें क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, तो देखो √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √6, और √2 इंटू √3 क्या होगा, √6। तो इस तरह क्या होगा, y का जो दोनों गुणांक होगा क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा। करके देखते हैं हम लोग। तो देखो √2x माइनस √6y इज इक्वल टू 0, और इधर क्या हो जाएगा, एक मिनट, देखो ये √2 सभी से गुना होगा ना, इसमें भी गुना करेंगे, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2x माइनस √6y बराबर 0। अब जब √3 से गुना करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, √15x प्लस √6y इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा समझ में। अब देखो यहां पे ये हो गया हमारा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, यानी कि तीसरी और चौथे समीकरण को जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, तो देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो क्या बचेगा, 2 प्लस √15x इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 2 प्लस √15x बराबर 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 प्लस √15 है जब 0 बटे होगा तो 0 ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 0। कोई दिक्कत आ रहा समझ में। अब देखो जब x की मान 0 आ गया, तो अब x की मान 0 जब हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो क्या आएगा, देखते हैं y का मान। तो पुट x बराबर 0 किस में डाल दे, इक्वेशन 3 में डालते हैं, इन 3। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो तीसरे इक्वेशन में जब डालते हैं तो 2x है, तो 2 इंटू 0 माइनस √6y बराबर 0। अब देखो 2 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, तो 0 माइनस √6y बराबर 0। तो ये माइनस √6y जब उधर जाए तो क्या हो जाएगा, √6y बराबर 0। तो y बराबर भी क्या आ जाएगा हमारा, 0। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में जब दोनों कोएफिशिएंट 0 था, तो क्या आ गया हमारा, x भी 0 आ गया और y भी 0 आ गया। आ रहा समझ में। तो चलो इसी तरह से देखो हम लोग इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। इसमें कह रहा है कि k का मान निकालिए यदि जो दी हुई समीकरण है, जो दी हुई दो चरों वाली रैखिक समीकरण है, यदि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो अद्वितीय हल आता है। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि दो समीकरण जो दी हुई है, यदि इनका हल अद्वितीय है तो k का मान ज्ञात करें इस समीकरण से। ठीक है, तो याद करो मैंने बताया था आपको कि अगर यूनिक सॉल्यूशन दिया रहेगा, अद्वितीय हल दिया रहता है, तो उस कंडीशन में उनके गुणांकों का कंडीशन क्या हो जाता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। मैंने बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में, जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, उसमें मैंने आप लोगों को एक चार्ट बनाया था। ठीक है, तो उसमें क्या बताया था कि यदि यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उनके गुणांकों का जो कंडीशन होगा वो a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा समीकरण दिया हुआ है, पहले हम क्या करेंगे, उसे स्टैंडर्ड रूप में लाएंगे, मानक रूप में। तो देखो क्या है, इसमें a1 क्या है बच्चों, 1,
ये हो गया हमारा पहला समीकरण और ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तो a1 क्या हो जाएगा 1, b1 क्या हो जाएगा 3, सॉरी b1 क्या हो जाएगा -2 और c1 क्या हो जाएगा -3, क्योंकि जब मानक समीकरण क्या होता है a1x + b1y + c1, तो ये 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। उसे दूसरे समीकरण में देखो a2 क्या हो जाएगा 3, b2 क्या हो जाएगा k और c2 क्या हो जाएगा -1। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा समझ में? तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 हमें पता चल गया। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, ये होता है। तो लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, हमारे गुणांकों का जो कंडीशन होता है उसे डालेंगे a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। यहां तक कोई दिक्कत? हमने क्या किया कि a1 बटे a2 जो होगा वो b1 बटे b2 के बराबर नहीं होगा। अब देखो, अब a1 क्या है 1 और a2 क्या है 3, b1 क्या है -2 और b2 क्या है k। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/3, 1/3 जो है वो बराबर नहीं होगा किसके, -2 अपॉन k। आ रहा बच्चों समझ में? -2/k के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, k बराबर नहीं होगा किसके, -6 के। k किसके बराबर नहीं होगा, -6 के। यानी कि इस तरह का जब समीकरण हम बनाएंगे तो जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा कि दी हुई दो चरों वाली रैखिक समीकरणों का हल अगर अद्वितीय है तो उसमें से k का मान निकालें, तो इस तरह कंडीशन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले उसे मानक रूप में लिखते हैं, फिर उनके जो गुणांक हैं उसको हम लिख लेते हैं कि a1 b1 c1 क्या है पहला समीकरण में, दूसरा समीकरण में a2 b2 c2 क्या है निकाल लेंगे। और उसके बाद हम जानते हैं कि अद्वितीय हल के लिए जो हमारा कंडीशन दिया गया है a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 होता है। और इसके आधार पर जब हम गुणांकों को रख देते हैं तो इस तरह से आ गया कि k बराबर -6 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, x और y के सभी मान, k का जो मान यहां रखेंगे वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है -6 को छोड़कर, -6 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, लेकिन -6 का वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलो आगे देखते हैं। अब यहां देखो बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या हुआ इसका मतलब, यानी कि क्वेश्चन वही है, सिर्फ यहां पे क्या किया है, अद्वितीय हल के जगह पे अनेकों हल का कंडीशन दिया है कि k का मान ज्ञात करें जब जो हमारा दिया हुआ रैखिक समीकरण है उसके लिए अनेक हल होंगे, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमारा दो समीकरण दिया हुआ है दो चरों वाला, इसको हल करने पे यदि हमारा अनेक हल आता है, अगर हमारा अनेक हल आता है तो उसके लिए k का मान क्या होगा। इसमें जो k है, k का मान हमें निकालना है। तो हमें याद है कि हमें अनेक हल के लिए हमने क्या कंडीशन लगाया था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। याद है बच्चों, हमने इस कंडीशन को लगाया था। अब देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, हमारा मानक जो समीकरण होता है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 होता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो यहां पे a1 क्या होगा, a1 हमारा 1 है। देखो a1 क्या है 1, तो लिखेंगे a1 क्या है हमारा 1 है, a2 क्या है
क्या है A2 पहले में k प्लस 1, तो डाल दो k प्लस 1। अच्छा, और C1 क्या है, ये 5 जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, तो यानी कि देखो A1 बराबर क्या है 1 और B1 क्या है k प्लस 1, ठीक है, और C1 क्या हो जाएगा हमारा -5, ठीक है। उसी तरह से A2 क्या हो जाएगा हमारा A2 k प्लस 1, A2 क्या हो गया k प्लस 1, B2 क्या हो गया हमारा 9 और C2 क्या हो जाएगा -8k -1। आ रहा बच्चों समझ में? तो ये हमने क्या लिखा, दोनों समीकरणों का हमने गुणांकों को लिख दिया कि A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है, A2 क्या है, B2 क्या है, C2 क्या है। ओके, अब हम क्या करेंगे, चूंकि बोला है गया क्वेश्चन में कि यदि दोनों रैखिक समीकरणों का क्या है अनेक हल आ रहे हैं तो उसके आधार पे k का मान ज्ञात करना है। तो अनेक हल के लिए कंडीशन क्या होता है, ये वाला A1 by A2 इज इक्वल्स टू B1 by B2 इज इक्वल्स टू C1 by C2। आ रहा समझ में? तो अब हम इस कंडीशन पे क्या करेंगे, तीनों गुणांकों को पुट करेंगे, ठीक है, और उसके आधार पे जो हमारा आएगा k का मान वही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमने क्या बोला कि अनेक हल के लिए, अनेक हल यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है A1 by A2, A1 by A2 इज इक्वल्स टू B1 by B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अब सबसे पहले देखना है कि A1 क्या है हमारा और A2 क्या है। तो A1 हमारा क्या था 1 बटे A2 क्या था k प्लस 1। B1 क्या है हमारा, देखो B1 k प्लस 1 और B2 क्या है 9 और C2 क्या है C1 C2। एक बार चेक कर लेते हैं पीछे, देखो A1 क्या है 1 बटा k प्लस 1, k प्लस 1 बटा 9 और C1 बटा C2 क्या है -5 अपॉन -8k -1। तो क्या लिखेंगे -5 अपॉन -8k -1, इस तरह से डाल दिए। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा समझ में? अब देखो ये माइनस से माइनस तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया हमारा कंडीशन, यानी कि हम इसमें अब देखो 3 केस लेंगे क्योंकि तीनों क्या है बराबर है। तो पहला इसको हम इससे बराबर दिखाएंगे, फिर इसको इससे बराबर दिखाएंगे दूसरा कंडीशन में, और तीसरा में इन दोनों को बराबर दिखाएंगे। तो इस प्रकार क्या होगा 3 केस हमारा बनेगा और तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो k का मान क्या आता है वो देखना है। तो देखो सबसे पहले इसको करते हैं। तो केस 1 में क्या लेंगे हम, पहला केस में जब मतलब when 1 अपॉन k प्लस 1 बराबर होगा k प्लस 1 अपॉन 9k, तो देखो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। अब k प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे बच्चों इसको, देखो k प्लस 1 जब ये स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा रूट में बदल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 प्लस -3 हो जाएगा ये, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो तो जब k बराबर हम लिखते हैं यहां पे k प्लस 1 बराबर +3 और k प्लस 1 बराबर -3, तो k बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, या तो k बराबर 2 होगा या k बराबर -4 होगा। दो कंडीशन आ सकता है यहाँ पे, यानी k बराबर 2 और k बराबर -4, ये किस में केस 1 में, ठीक है। अब देखो केस 2 लेंगे हम लोग, किसमें इन दोनों को बराबर करके देखते हैं। केस 2 क्या लेंगे हम लोग बच्चों, केस 2 में क्या लेंगे 1 अपॉन k प्लस 1 बराबर हो जाएगा 5/8k -1k।
अब दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करेंगे तो क्या होगा, देखो इससे इसको गुना करेंगे, इससे इसको, तो 8k माइनस 1 बराबर 5 इंटू k प्लस 1। कोई दिक्कत? अब 8k माइनस 1 अगर है तो क्या हो जाएगा, 5k प्लस 5 1 जा 5। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा समझ में? अब देखो k वाले को एक तरफ करो और नंबर को एक तरफ करो तो क्या हो जाएगा, 8k माइनस 5k बराबर 5 प्लस 1। आ रहा समझ में? अब क्या करेंगे, 8 में से 5 गया तो क्या बचेगा, 8 में से 5 गया तो 3, यानी कि ये हो गया 3k इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 6। तो k बराबर क्या आ जाएगा, 6/3 यानी 2। तो k बराबर क्या आ गया बच्चों, 2। यानी कि हमने पहला केस जो देखा था उसमें क्या था, k बराबर 2 और k बराबर -4, और दूसरा केस जो हमने देखा उसमें क्या है, k बराबर 2, यानी k बराबर 2 अभी तक दोनों में मैच किया है। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं हमारा क्या है। तीसरा कंडीशन क्या लेंगे बच्चों, इन दोनों को बराबर करके दिखाएंगे। k प्लस 1/9 इज इक्वल टू 5/8k माइनस 1। ठीक है, तो चलो देखते हैं। केस थर्ड जो लेंगे इसमें, तो इसमें क्या होगा, k प्लस 1/9 बराबर 5/8k माइनस 1। ठीक है, अब देखो इसको जब करेंगे तो इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 8k माइनस 1 इज इक्वल टू 5 9 जा 45। क्लियर है? अब देखो इस k से हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे, k इंटू 8k माइनस 1 प्लस 1 इंटू 8k माइनस 1। यहां तक कोई दिक्कत? बराबर 45। हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई था तो k से पहले इसको मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो जब k से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 8k स्क्वायर माइनस k 1 जा k, फिर यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 8k माइनस 1 इज इक्वल टू 45। अब देखो 8k स्क्वायर, 8k में से 1k गया, कितना बचेगा, 7k, और ये 45 जो इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस 46 बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसे हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे 7k को, मतलब इन दोनों को ऐसा मल्टीप्लाई करो कि बीच वाला मिडिल टर्म स्प्लिट आए। ठीक है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि बहुपद इस तरह से जब रहता है तो उसे हम किस तरह तोड़ते हैं, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 46 8 जा, तो क्या होगा, देखो 46 इंटू 8 करो तो 8 6 जा 48 और 8 चौके 32 जा 36। 368 को इस तरह से तोड़ना है हमें कि 7 आ जाए जोड़ने पे। तो देखो 2 18 टू 36, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 46 2 जा 2 23 जा। ठीक है, अब देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, हाँ 16 और 23, यानी कि 23 में से अगर 16 घटाते हैं तो 7 आ जाता है। तो देखो 8k स्क्वायर प्लस 16k माइनस 23k माइनस 46 इज इक्वल टू 0। यानी क्या हो जाएगा बच्चों, अब इसे मिटा देता हूं। तो अब देखो इसको जोड़ने पे क्या रहा है, सॉरी यहां पे माइनस नहीं, यहां प्लस हो जाएगा और यहां माइनस। ठीक है, ये माइनस होगा तो 23 में से 16 जाए क्या आ जाएगा, 7k। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, 8k कॉमन है, तो 8k कॉमन ले लो बच्चों, तो क्या बचेगा, k प्लस 2, सॉरी k माइनस 2। अच्छा इसमें क्या लेंगे कॉमन, 23 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, k माइनस 2 बराबर 0। अब देखो k माइनस 2 दोनों में कॉमन है तो क्या करेंगे, k माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई क्या बचेगा यहाँ पे, 8k प्लस 23, 8k प्लस 23
इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि फिर वही बात आ गई हमारे पास कि दो संख्या का गुणनफल अगर 0 हो तो क्या करेंगे हम, या तो ये 0 होगा चाहे ये 0 होगा, यानी k माइनस 2 बराबर 0 या 8k प्लस 23 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा यहां पे देखो, k बराबर 2 या 8k बराबर माइनस 23, यानी k बराबर 2 आ गया, या फिर k बराबर माइनस 23 अपॉन 8। तो देखो तीनों ही केस में हमने क्या देखा कि k का मान 2 आया है, तो इसलिए हमारा जो k का मान क्या आएगा, 2 आएगा। अतः k बराबर 2 क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने 3 केस देखा, तीनों केस में क्या आया, k बराबर 2 आया, इसलिए इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा k बराबर क्या हो जाएगा, 2। कोई दिक्कत? तो उम्मीद करता हूं आज जो भी हमने क्वेश्चन को बनाया आपको समझ में आया होगा। चलो बच्चों, तो इस तरह से हमने आज क्या देखा कि किस तरह से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, और किस तरह से अगर हमें कोई दो समीकरण दिया हुआ हो और उसमें पूछेगा कि यदि अद्वितीय हल हो, कोई हल ना हो या अनेक हल हो, और उस पर बेस्ड अगर k का मान पूछता है तो हम आसानी से निकाल लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब इस तरह से आज हमने क्या किया, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं लीनियर इक्वेशन के हमने बना लिए। अब जो हमारा बच गया इस चैप्टर में क्या, तो वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम आएंगे इस बार, क्योंकि 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम हटा दिया गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो समानांतर श्रेणी होता है एपी का, उसका भी वर्ड प्रॉब्लम हटा दिया गया, तो बचा क्या, सिर्फ ये लीनियर इक्वेशन का। तो इसलिए इस बार इस चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं। ओके बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। चलिए, ओके, थैंक यू।